नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2025 को अपने सपनों का साल बनाने के लिए तैयारी में आज से लग गए होंगे या वो वीडियो देखने के बाद में लग गए होंगे। आपके द्वारा कमेंट करके पूछा गया प्रश्न कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, उस पर एक विस्तृत चर्चा होगी और ये भी चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में और मध्य में भी कि हम शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं, क्या फ्लो चार्ट से बनाएं, क्या डायग्राम से बनाएं कि या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, मैप से बनाएं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स के माध्यम से जो उनके शॉर्ट नोट्स हैं उनको दिखाकर जो भी आपको अच्छा लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने का पैटर्न वो आप अपना सकते हैं। अब रही बात ये कि क्या शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है और शॉर्ट नोट्स बनाने से कोई लाभ होता है, किसी की फोटोकॉपी करवा कर पढ़ लेते हैं और शॉर्ट नोट्स तो है ही ना। शॉर्ट नोट्स तो बनाए इसलिए जाते हैं कि 2-3 महीने में क्विक रिवीजन कर लिया और सिलेक्शन ले लिया। तो अभी से क्यों पढ़ाई करना? अगर आप ये मन बनाकर बैठे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट नोट्स एक दिन का परिणाम नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स बनाया कैसे जाता है, क्या उसकी प्रोसेस है और क्या 4 स्टेप मेथड है। तो चलिए जानते हैं इन सब मुद्दों के बारे में कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाना चाहिए, क्या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि शॉर्ट नोट्स है क्या? क्या है शॉर्ट नोट्स जो हमने अभी वीडियो के टाइटल में देखा या मैंने शुरुआत में आपको बोला? वास्तव में शॉर्ट नोट्स यहाँ पर अगर आप बोले तो हमारी हिंदी की भाषा में इसे कहा जाता है कि एक गुण वाक्य होते हैं या फिर एक सूत्र वाक्य होते हैं या एक सूत्र नोट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी बातों को आप बिल्कुल कम शब्दों में प्रिसाइज करके लिखते हैं, या हमारे हिंदी की लोकोक्ति मुहावरे कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, है ना। या फिर अगर आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में देखें कि छोटा यहाँ पर पैकेट और बड़ा धमाका जो होते हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं कि आपने 20 पेज में अपने पूरे यहाँ पर 200-300 पेज के नोट्सों को क्या कर लिया, प्रिसाइज कर लिया, है ना। तो एक ऐसी चीज जिसका रिवीजन बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जो बहुत सारे कंटेंट को एक साथ समाये रखते हैं, जो एक ऐसे चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं या वर्ड से प्रदर्शित होते हैं या कूट यहाँ पर शब्दों से प्रदर्शित होते हैं, जिस एक शब्द को यदि आपको याद दिला दिया जाए तो आप उस एक शब्द के माध्यम से 1000 शब्द लिखने के कैपेबल हो जाते हैं। वो पावर होती है शॉर्ट नोट्स की और यही वो चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको रैंक दिलाती है। कई बारी मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो बिना शॉर्ट नोट्स के यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं एमपीपीएससी में, लेकिन अगर आपको एमपीपीएससी की क्रीम पोस्ट लेना होता है तो वो शॉर्ट नोट्स के बिना नहीं ली जा सकती। उसके पीछे रीजन है, ये पढ़ने में बहुत आसान होते हैं। लगातार 6 दिन आपको पेपर देना है बेटा, और लगातार 6 दिन पेपर देने में 1 दिन 2 दिन अगर आपको गैप बीच में मिल जाता है तब तो आप शॉर्ट नोट्स ना बनाए तो चलता है, लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी गैप जब आप बहुत लंबे टाइम तक पेपर देते रहते हो तो इसका इफेक्ट लास्ट वाले पेपर पर पड़ता है और आपका पेपर या आपका परफॉर्मेंस बिगड़ता है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता रिवीजन करने को। तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। बनाना जरूरी है क्या शॉर्ट नोट्स? मैडम बिना शॉर्ट नोट्स बनाए काम नहीं चल सकता क्या? तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगी कि शॉर्ट नोट्स देखिए, कई बारी मैंने आपको जैसा कि बताया कि कई बच्चे हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, लेकिन मैं बोलूंगी अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपकी राह बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रोसेस में ही आप 4 बार पढ़ लेते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना ऐसा नहीं है कि आपने बस उठाया कॉपी को और एक बार पढ़ा और शॉर्ट नोट्स बनानी है, नहीं। शॉर्ट नोट्स अपने आप में एक प्रोसेस होती है और अगर आप उस प्रोसेस को भी फॉलो कर लेते हैं ना तो आप इजीली सिलेक्शन के पास में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लगातार 6 दिन के पेपर में बेटा रिवीजन का समय नहीं मिलता, तो यही तो रिवीजन करने में आपको क्या करेगा, सहायता करेगा। अब कौन बनाए? प्रश्न ये उठता है कि कौन बनाए। मेरे लिए मेरा दोस्त शॉर्ट नोट्स बना ले और मैं उसके शॉर्ट नोट्स से पढ़ लेता हूं, ये, या फिर ये प्रश्न उठेगा कि मैं अभी फ्रेशर हूं, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं क्या, या फिर मैं 3-4-5 बार पेपर दे चुका हूं अब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, या फिर मेरा 2 महीने बाद मेंस है अब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। प्रश्न ये उठता है। तो मैं आपको ये बोलूंगी शॉर्ट नोट्स के लिए, यदि आप फ्रेशर्स हैं तो आप इस साल शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, आप फुल नोट्स बनाएंगे,
है ना। फ्रेशर्स इन द सेंस कि अगर आपके पास 1 से 2 साल का टाइम है, आप अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, है ना, और आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी शॉर्ट नोट्स पहले बार में बनाने के लिए मना करूंगी। मैं आपको बोलूंगी कि आप सेल्फ नोट्स बनाइए। बहुत डिफरेंस होता है सेल्फ नोट्स या फिर नोट्स और शॉर्ट नोट्स में। तो मैं आपको बोलूंगी अभी कि जो भी आप जिस भी या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या कोचिंग कर रहे होंगे, तो जिस भी कोचिंग के आप नोट्स प्रेफर कर रहे हैं, वो नोट्स और एक ऑथेंटिक बुक दोनों को कंबाइन करके खुद के नोट्स बनाइए। और खुद के नोट्स बनाने के बाद में जब आपको पता है कि यार इस साल अब मेरा पेपर होने वाला है, देन आप शॉर्ट नोट्स पे क्या हो जाइए, शिफ्ट हो जाइए और फिर अपने नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद आप ऑथेंटिक बुक को अच्छे से याद कर चुके होंगे, आपके नोट्स में वो चीज आ गई होगी, तो केवल अब आपको नोट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, यहां से निकलता है टॉपर। ये टॉपर की प्रोसेस है, क्योंकि उसको देना ही पड़ता है, 1 डेढ़ 2 साल हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जो फ्रेशर है उसके लिए मैंने वो बताया। जिसके 3 4 5 अटेम्प्ट हो गए, आपने मोर देन एनफ पढ़ लिया है, तो मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल अब आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब जो व्यक्ति बिल्कुल अभी 2 महीने बाद आपका मेंस है ना, या आपके पास में बहुत कम टाइम है और अब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे, तो कुछ स्मार्ट वर्क करिए। आप पूरे पेपर के शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम भी लगेगा। आप पढ़ते जाइए, पढ़ पढ़ के कीवर्ड निकालते जाइए, या आप पेपर 1 को छोड़ दीजिए। पेपर 1 पार्ट ए पार्ट बी दोनों को छोड़ दीजिए और 2 3 5 6 से आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। बात समझ में आई। दूसरी अगर मैं बात करूं कि मैडम किसी और के शॉर्ट नोट्स कॉपी कर लें या पढ़ लें क्या, नहीं, क्यों नहीं। और किसी और के शॉर्ट नोट्स को कॉपी करके या पढ़ने से हमको फायदा हो जाएगा कि मैम अभी जो आप लास्ट में वीडियो में पिक दिखाने वाली हैं, एक काम करिएगा ना, वो हमको कॉपी करवा के दे दीजिएगा, है ना। हालांकि हम हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके बताते हैं, हम कीवर्ड्स पहले से आपको बता देते हैं, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मैम ये शॉर्ट नोट्स हमको दे दो, तो आपके वो किसी काम के नहीं रहेंगे। थोड़े बहुत काम के आ गए तो आ गए, क्योंकि बीच में जो कीवर्ड्स हैं वो आप कभी कभी पहचान नहीं पाओगे कि वो किस लिए लिखे हैं, क्योंकि वो मैंने लिखे या जिसके शॉर्ट नोट्स हैं उसने लिखे, है ना। तो आपके लिए वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो वर्ड देखकर आपको वो किताब का पन्ना याद नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने चाहिए। अगर आपने उसकी फोटो भी कॉपी करवा ली, तो आपको उसके बाद का कंटेंट कहाँ से याद आएगा, क्योंकि कीवर्ड्स लिखे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में, जो फुल कंटेंट को याद दिलाने का काम करता है। और वो फुल कंटेंट कहाँ से होता है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने के पहले पढ़ा है ना। एक दिन की प्रोसेस नहीं होती शॉर्ट नोट्स बनाने की, अभी मैं पूरी प्रोसेस भी आपको बताऊंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मैम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं, इसका फायदा क्या है, एक एक करके प्लीज फायदे तो गिना दीजिए आप। अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो मैं शुरू में ही बता चुकी हूं कि इसका फायदा ये है कि ये सिलेक्शन नहीं दिलवाता, आपको रैंक दिलवाता है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, शॉर्ट नोट्स वह कीवर्ड है या वह हथियार है या वह चाबी है जो आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, बल्कि आपको रैंक दिलवाएगा। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं बेटा, बार बार मैं बता रही हूँ, जो बिना शॉर्ट नोट्स के सेलेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन जब तक रैंक नहीं लगी है, उनकी रैंक तभी लगी है जब उन्होंने या तो 2 3 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या फर्स्ट बार में ही शॉर्ट नोट्स बनाया है, या एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ पढ़ के वो सेलेक्ट हुए, है ना। तो ये चीज याद रखना, रैंक दिलाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रिवीजन बड़ा आसान हो जाता है। रिवीजन करने के लिए आपको ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये बहुत ज्यादा काम में लाए जाते हैं या बहुत कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप अगर देखें, तो अंतिम पेपर तक आपकी जो ऊर्जा होती है, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि पेपर 1 में तो आपके पास में बहुत उत्साह रहता है, पेपर 2 में आप और डल महसूस करते हो, पेपर 3 में आप और ज्यादा डल महसूस करते हो। इस बीच में कहीं एक आध पेपर बिगड़ गया, तो रोने में या फिर उस स्ट्रेस को मैनेज करने में आपके आधे से ज्यादा घंटे तो छोड़ो, 3 4 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि 5 6 घंटे ही तो आपको पढ़ने का रहता है। 5 6 घंटे भी नहीं रहता, 4 4 घंटे रहता है। अगर सेंटर अगर दूर हो गया, तो आने जाने में ही आपके 1 डेढ़ घंटे खराब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में बचते कितने हैं आपको रिवीजन करने के लिए, 4 या 5 घंटे, उसमें सोना भी आपको प्रॉपर,
तो ऐसी सिचुएशन में रिवीजन में ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जब भी आप कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट से गुजरते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है कि यार ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, तो शॉर्ट नोट्स उठाकर जब भी आप देखते हो तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही ईज़ी वे में कंफ्यूजन क्लियर करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक डायग्राम क्रिएट कर देता है आपके मन में, जो आपको क्या करता है, बार-बार याद दिलाता है कि यार मैंने ये शॉर्ट नोट्स में इस पेज में क्या करा था, यहाँ ये डायग्राम बनाया था। कई बार तो आपको पता है ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आपके 3 मार्कर, 7 मार्कर या 10 मार्कर के लिए मोर देन इनफ होते हैं। कैसे मोर देन इनफ होते हैं? क्योंकि यहाँ कीवर्ड्स लिखा रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते ही आपके जितने भी सब्जेक्ट के 3 मार्कर है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं, है ना? मैं बोल रही हूँ ये शॉर्ट नोट्स, अब पहले ऐसा लगता था जब बड़े बड़े प्रश्न आते थे ना कि शॉर्ट नोट्स हमारे केवल 3 मार्कर कंप्लीट करते हैं। नहीं, शॉर्ट नोट्स से आपके सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, सारे, है ना? अब कई लोगों का शॉर्ट नोट्स बनाने का पैटर्न अलग-अलग होता है, कोई प्रश्न वाइज बनाते हैं, कोई टॉपिक वाइज बनाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे प्रश्न वाइज बनाना चाहिए या टॉपिक वाइज बनाना चाहिए, उसको हम कैसे पहचानेंगे, जस्ट अभी इसके बाद में। तो और महत्वपूर्ण चीज इससे होती है कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो आप अपने हाथ से लिख रहे हो, तो आपका हाथ, आपका दिमाग, है ना, और पेन कॉपी के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छे से बैठ जाता है ना? आपका शरीर और आपका दिमाग का तालमेल अच्छे से बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ही आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना? आपको अलग से आंसर राइटिंग की या बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं होती, आप टेस्ट बस दे दो और वहां पर सीख जाते हो, आपको शॉर्ट नोट्स आंसर राइटिंग करवा देते हैं। कैसे? क्योंकि आप डायग्राम बनाओगे, कहीं आप फ्लो चार्ट बनाओगे, कहीं आप यहाँ पर मैपिंग करोगे, तो उससे आपका ऑलरेडी काम हो जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप अगर देखो तो आप उसको ना 3 बार 3 प्रोसेस से अपना रहे हो बेटा। तो शॉर्ट नोट्स मतलब 3 प्रोसेस के बाद शॉर्ट नोट्स बनते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते ही आपको वो चीजें ना बिल्कुल दिमाग में रट जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बनाना चाहिए। रीजन क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई हो जाती है और लिख लिख कर याद कर लेते हो आप, सबसे मेन चीज। और एक बार अगर आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हो तो फिर आपको कभी नहीं कोई भी टॉपिक भुलाएगा। जो आपको दिक्कत होती है ना कि यार हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि हम कब प्रारंभ करें शॉर्ट नोट्स। क्या मैंने आज कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने आज किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करा, आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दूं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कि पहले दिन पढ़ा और पहले दिन से शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दिया, नहीं। तो मैडम कब बनाए, कैसे बनाए? तो इसके लिए मैंने आपको बताई है एक प्रोसेस शॉर्ट नोट्स की बनाने की। देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि यार आपके पास नोट्स हो, जो मैंने आपको बताया। अंतर है शॉर्ट नोट्स और नोट्स में। नोट्स बनाना मैंने आपको जैसे अभी वीडियो के शुरुआत में बताया, उस बच्चे को जिसके पास बहुत अभी टाइम है। अदरवाइज आप अपने नोट्स को किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स, जैसे आप हिंदी के लिए चाह रहे हैं तो आपने रुचि धर्मन पाठशाला के नोट्स रख लिया, आपको जहां से जिस भी सब्जेक्ट के टीचर के अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं वो आपने रख लिया, है ना? अब उसके बाद में या तो आपने, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसकी आपने एक ऑथेंटिक बुक रख ली। यूट्यूब पर आजकल वीडियो अवेलेबल है, आपने वो देख लिया। ये 3 सोर्स आपने रखी, एक किसी कोचिंग के नोट्स, दूसरा आपने ऑथेंटिक बुक, तीसरा आपने यूट्यूब का सहारा लिया या सोशल मीडिया का सहारा लिया, है ना? अब तीनों को आपने कंबाइन किया, कोई एक टॉपिक निकाला, उस टॉपिक को पूरा आपने पढ़ा, है ना? और फिर उसके बाद में प्रोसेस चालू होगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास में सबसे पहले तो एमपीपीएससी का सिलेबस हो। अब क्यों मैडम? भैया सिलेबस ही नहीं पता तुमको और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही नहीं पता, तो आप मुझे बताइए ना कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन से टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स या कौन से कीवर्ड्स को ज्यादा ध्यान देना है? गॉट इट? तो शॉर्ट नोट्स बनाने के क्रम में सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको रोड मैप प्रदान करेंगे।
आप सिलेबस लेकर मार्केट में जाओ, वही मैंने बोला, या तो आप किसी एकेडमी के नोट्स ले लो, या तो जैसे मैंने हिंदी के लिए बोला आपने हमारे नोट्स ले लिए, बेस्ट बेस्ट टीचर का बेस्ट बेस्ट मटेरियल आपने कलेक्ट कर लिया। ये मटेरियल कलेक्ट करने में हेल्प करेगा कौन? आपका सिलेबस, क्योंकि कई बार बुक तो आ जाती है, बुक के अंदर देखो उसमें सिलेबस ही नहीं है ना, तो ये धांधली से आप बच जाओगे विद द हेल्प ऑफ सिलेबस। ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसीलिए क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएगा कि यार प्रश्न पूछ कैसा रहा है। सिलेबस तो पूरा है लेकिन वो टॉपिक है ही नहीं मेरे नोट्स के अंदर, या मैंने शॉर्ट नोट्स में भी उन टॉपिक को नहीं शामिल करा जिससे एमपीपीएससी ज्यादा प्रश्न कर रही है। तो वो ज्यादा प्रश्न कर रही है, कम प्रश्न कर रही है, कौन से टॉपिक को छोड़ देना है, उस पर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, केवल सरसरी निगाह से देखना है, ये पूरा चीज आपको बताएगा कौन? ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले ये 2 पर कमांड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप गए मार्केट, आपने मार्केट से, सेल्फ स्टडी से, जहां से भी है मुझे नहीं पता, आप अपने सबसे पहले एकाएक शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं बैठोगे। पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक पूरे पूरे नोट्स कंप्लीट करना है। सबसे पहले लेकर आओ पूरे नोट्स के हर एक टॉपिक को लेकर आओ और नोट्स को रख दो। अब आपके नोट्स फिक्स होने चाहिए। आपको नोट्स बनाने में 10 दिन का टाइम लग रहा है, आप लगाओ, है ना। अगर खुद के बना रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर तो साल भर लगेगा। आप लेकर आ रहे हो, अभी केवल मटेरियल लेकर आने की बात कर रही हूं, तो मटेरियल आप लेकर आओ और मटेरियल के बाद में उस मटेरियल को ऐसे लेकर आना कि आपने 10 जगह से पूरा दिमाग लगा लिया, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, बेस्ट मटेरियल लेकर आना है। और ऐसा मटेरियल लेकर आना है कि फिर उसके बाद हमको चेंज नहीं करना है इस मटेरियल को। बात समझ में? ट्रस्ट होना चाहिए बेटा आपको अपने मटेरियल के ऊपर, है ना। आपने वो लेकर आए, अब उसके बाद में उसी मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, क्योंकि तुमने देखा कि यार मार्केट में फिर नई चीज आ गई, फिर तुम लेने चले गए, फिर नई चीज आ गई, फिर लेने चले गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के नोट्स आने वाले हैं या आपको कहीं से पता लग जा रहा है, तो आप उस दिन तब तक रुक जाओ, तब तक आप कोई दूसरे सब्जेक्ट को तैयार कर लो, लेकिन लाओ नोट्स एक ही। बात समझ में आई? अब आपके पास में पूरा सोर्स हो गया, या तो बुक या तो कोचिंग नोट्स, जो भी आपको लग रहा है। अगर आपको इसमें भी कहीं दिक्कत जा रही है कि मैम कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए, कोचिंग नोट्स, तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं हेल्प थोड़ी बहुत इसमें कर दूंगी आपकी। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, अब आपने क्या करा, मैंने आपको पूरा 1 साल का रोड मैप बताया है बेटा पढ़ने का, उस वीडियो को जाकर देखो, है ना। अब आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, दिन का टाइम टेबल आपने अलग बनाया है, ठीक है, महीने का टाइम टेबल अलग बनाया है, और उसके बाद साल का। तो साल में तो 2025 ही आपके अलावा उसके बाद आपको 2026 का सोचना ही नहीं है, आपको 25 में ही पोस्ट चाहिए। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, आज से तैयारी कर रहे हो, तो आप 25 की पोस्ट ले सकते हो, यदि आप एलिजिबल हो तो। आपकी एज हो गई, आपकी एज लिमिट है, तो आप एलिजिबल हो अगर, तो आप 2025 की पोस्ट ले सकते हो। ये अच्छा टाइम है अभी से तैयारी करने का, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाना चालू करा, आपने पेंसिल उठाई और पेंसिल से पढ़ना चालू करा। आप फर्स्ट रीडिंग करोगे पूरे शॉर्ट नोट्स की, सॉरी नोट्स की, जो भी आपने पढ़ा। जैसे सपोज करो आप एमपी उठाते हो, तो एमपी का आपको केवल पेंसिल से उठाकर, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो ना, वैसे आपको पढ़ना चालू कर देना है। केवल पढ़ना है थॉरोली, है ना। और उसका टारगेट बनाना है कि यार मेरे को पूरा अपने दिमाग में इसकी समझ विकसित करनी है। ये रहा मेरे सामने सिलेबस, ये रहा मेरी बुकलेट, अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, मैं मेरी समझ विकसित कर रहा हूं, है ना। और जो जो आपको लगता है आपके हिसाब से, या जो आपने सिलेबस में देखा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा कि यार ये वाली चीज मुझे सही लग रही है, उसको ऐसे टिक करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है, और पेंसिल से उसके कीवर्ड्स लिखते जाना है। कैसे कीवर्ड्स बेटा? कि इससे लास्ट ईयर में इस टॉपिक से कैसा प्रश्न आया था, कौन बताएगा? ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। यार ये टॉपिक के अंदर ये जो सिंगल वर्ड दिख रहा है ना, इससे शायद 3 मार्कर आया था, उस वर्ड को गोला करना है पेंसिल। तो फर्स्ट रीडिंग में केवल ये काम करना है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, मतलब नहीं बनाना है। अब सेकेंड रीडिंग आप करते हो, है ना, फिर से आपको उस नोट्स को उठाना है, और ये पहली रीडिंग आपको 10 दिन के अंदर में, या जो आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने दिनों में कंप्लीट करना है, उस फर्स्ट रीडिंग के बाद में उसी टॉपिक को फिर से उठाना है और उसकी सेकेंड रीडिंग करना है।
और सेकेंड रीडिंग के लिए या तो आप रेड पेन या जो भी दूसरे कलर का पेन है वो यूज कर लो, और या तो हाइलाइटर यूज कर लो। अब आपके पास में पेंसिल से वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और अब आपको क्या करना है, उन कीवर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। आपने जो लिखा था ना कि इससे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा कीवर्ड आया है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक बने, आपने लिख कर रखा था। अब आप उसको कॉपी में नोट डाउन करते जा रहे हो, तो सेकेंड रीडिंग हो रही है बेटा आपकी। और साथ ही साथ आप क्या करते जा रहे हो, जो भी कीवर्ड आपको लग रहा है, जिसको आपने पहली बार अंडरलाइन किया था और अभी उस कीवर्ड को पढ़ने से आपको कुछ याद आ रहा है ना, याद आ रहा है इन द सेंस आपका दिमाग इतना है बेटा कि आपको ये याद आएगा कि यार मैंने इसको पहले पढ़ा था तो इससे ये प्रश्न आया था, उस चीज को अंडरलाइन करते जाना है। कोई फैक्ट मिल रहा है उसको हाईलाइट करते जाना है। आपको ऐसा लग रहा है यार इससे प्रश्न बने थे और ये मेरे उत्तर में आना चाहिए क्योंकि इससे ये प्रश्न बना था या ये प्रश्न पूछा था, उसको आपने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, सेकेंड अंडरलाइन हो गया आपका। अब थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको शॉर्ट नोट्स अभी बनाना चालू करना है। शॉर्ट नोट जब भी आप बनाएंगे तो मैं आपको बोलूंगी, एमपीपीएससी मेंस में बेटा आपको एक ही कलर के पेन से लिखना होता है, एक चीज याद रखना, और लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है। एमपीपीएससी मेंस में मैंने क्या बोला, एक ही कलर के पेन से लिखना होता है, या तो ब्लू पेन से लिखो या तो ब्लैक पेन से लिखो, कोई साइड हेडिंग के लिए अलग से पेन नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हम उसी एक ही कलर के पेन से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे आप 3 कलर के पेन का यूज करें। बनाने के लिए तो हेडिंग और साइड हेडिंग के लिए 2 का यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन पढ़ते टाइम तीसरा कलर आपका एक्टिव हो जाना चाहिए या हाइलाइटर एक्टिव हो जाना चाहिए। और शॉर्ट नोट जब आप बनाएंगे तो वो खाली या फिर ब्लैंक पेपर पे बनाएं, खाली पेपर पे, जिसमें लाइनिंग ना हो। दूसरी बात, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो उसके आजू बाजू, ये पूरा एक पेज है तो आप आधे पेज को खाली छोड़ दें और ऊपर के पेज को खाली छोड़ दें, और यहां पर शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। ये 3 चीज याद रखना। अब कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स, ये समझो। शॉर्ट नोट्स जब भी आप बनाओ, जैसे आप ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बनाते हो, हर एक पेपर को का शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है बेटा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स को आप विद द हेल्प ऑफ मैप बनाओगे, कि आपने एमपी का डायग्राम बना लिया और उसी एक ही डायग्राम में आपके 10 क्वेश्चन का आंसर है, और वो सिर्फ आप जान पा रहे हो, आपने एरो लगा लगा कर उसको बना दिया। अगर आप यहाँ पर ज्योग्राफी के अलावा मतलब एमपी के ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ का यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट का यूज करके डायग्राम बनाओगे। आप सेकंड पेपर सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो, उसमें आप फ्लो चार्ट का डायग्राम बनाओगे, है ना। अगर आप जैसे हिस्ट्री जैसी चीजें पढ़ रहे हो तो आप साइड हेडिंग का यूज करके या फिर कीवर्ड्स का यूज करके क्या करोगे, अपना फ्लो चार्ट, सॉरी, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो हर एक पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाने के अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर आप हिंदी को पढ़ोगे तो हिंदी को तो मैंने हमेशा बताया है शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ने का तरीका। क्यों? क्योंकि हिंदी में सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। आप तो शॉर्ट नोट्स बनाना छोड़ो, आप तो हिंदी को ही सबसे लास्ट में पढ़ते हो और वहीं आपकी नैया डूबती है ना। कैसे डूबती है आपकी नैया बेटा वहीं पर? क्योंकि आप क्या करते हो, उस पेपर को सोचते हो छोटा सा तो है, ये बिना शॉर्ट नोट्स के भी हो जाएगा, और चौथे पेपर तक आप निचोड़ जाते हो, बार बार बता रही हूँ। और हिंदी को पढ़ने के लिए फिर इतनी बड़ी बुकलेट आपकी पढ़ के नहीं होती, जबकि ये 20 पेज में बन जाता है पूरा हिंदी और पूरा निबंध, है ना। तो वो कैसे बनेगा, वो फ्लो चार्ट से बन जाएगा। पूरी वर्णमाला आधे से एक पेज में खत्म हो जाती है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अब बनाए कैसे, मैप से इसका प्रयोग करके। ठीक है, तो अब देखना, जैसे आप उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स का डेमो बताती हूँ। सपोज करिए आप एमपी पढ़ रहे हो, आपने एमपी की बुक को पढ़ा, प्रोसेस समझना बेटा शॉर्ट नोट्स की। आपने एमपी की बुक को पढ़ा और आप देख रहे हो, जैसे ये बुक बिल्कुल खाली वाली मैंने जानबूझ के लाई है, हालांकि इस बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो रेड कलर के पेन से, रेड कलर की स्याही से क्या है, हाईलाइटेड है, लेकिन उसके बाद भी अब आपने पढ़ना चालू करा। क्या पढ़ना चालू करा? जैसे अगर आप देखो कि नर्मदा के उत्तर में स्थित पठारी भागों से निकलने वाली नदियां गंगे नदी से मिल जाती है और इसीलिए मध्य उत्तर प्रदेश को गंगा बेसिन प्रदेश कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया गंगा बेसिन प्रदेश क्या है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को इसी आधार पे अगर आप देखो तो 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी।
अब मालवा के पठार का डिटेल दिया, क्या डिटेल दिया आप पहली बार पढ़ते हो कि मालवा का पठार सबसे बड़ा है, तो अंडरलाइन कर लिया कि इसके ऊपर सबसे बड़ा, क्योंकि आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है ना। या फिर अब देखो यहाँ पर कि 22-17 से 25-8 उत्तरी अक्षांश और 73-17 से पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर, तो आप अंडरलाइन करते जा रहे हो। इसमें इतनी नदियां प्रवाहित होती है, पूर्व में इसमें ये पठार है, दक्षिण में ये है, पूर्व में ये है। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के विनियोजन से हुआ है ना, और इसी के कारण यहाँ पर इसके अपरदन और अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये दे रहा है। फिर उसके बाद बताया अपवाह तंत्र का विकास इस पठारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा आदि नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती है, यमुना नदी प्रभावित होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। माही, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। मालवा के पठार की औसत अगर आप देखें तो ऊंचाई 500 मीटर है। इसमें सिगार की चोटी, जनापाव की चोटी, धजारी की चोटी आदि चोटी स्थिति है। ठीक है, इस पठार को मध्य प्रदेश को संपूर्ण नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन इस पठार को यहाँ पर नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नदियां उद्गमित होती है। और उसके बाद पूरा पठार यहाँ तक चल रहा है, और ये किस फॉर्मेट में है बेटा, ऐसे सेम यहीं पर कि इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इसकी विशेषता, ये सारा अगले पठार की विशेषता, ये सारा ऐसे करके अगर आप देखो तो ये लगभग कितने पेज जा रहा है आप देखिएगा। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी 5 से 6 पेज हर एक पठार जा रहा है ना, या पूरा पठार। अब देखना आपने क्या किया, आपने अंडरलाइन किया था और सारे फॉर्मेट को अब आपने क्या कर लिया पता है, कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। आपने जब शुरू में पढ़ा था तो आपने देखा कि मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसकी अवस्थिति 20-17 से इतनी, अगर ये याद हो जाए तो वेल एंड गुड। तो आपने केवल इस की पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, उस पूरे सेंटेंस को इसकी स्थिति या अवस्थिति, और वो लिख दिया बस। फिर उसके बाद आपने मैप बनाया। आप अब कैसे पढ़ रहे थे, फ्लो चार्ट में पढ़ रहे थे, मतलब पूरे रनिंग में पढ़ रहे थे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है जो 881 मीटर है। तो आपने कुछ भी नहीं किया, चोटी का साइन बनाया और उसके बाद ये कर लिया, और ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपने बस ब्रैकेट में लिख दिया क्या, सबसे ऊंची। आपने जनापाव ये लिख दिया, आपने धजारी ये लिख दिया। अब इतनी सारी चीज थी कि इसका विस्तार इतने सारे जिलों में है, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। आपने सबको साइड हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आप 7 मार्कर, 10 मार्कर या 3 मार्कर लिखोगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेट में लिखते बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतना स्पेस देगा ही नहीं आयो। तो आप हर चीज को कोशिश करें पॉइंट वाइज को कन्वर्ट करने की, तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कई बार आपको हर चीज को पॉइंट वाइज कन्वर्ट भी नहीं करना रहता, क्योंकि हर एक चीज पॉइंट वाइज नहीं जाएगी। तो जहां पॉइंट वाइज हो रहा है हमने कन्वर्ट कर लिया कि विस्तार कितना है, 18 जिला। हम अब नाम नहीं लिख रहे, क्यों? अरे मध्य प्रदेश का मैप पता है, हम पूरे 18 जिले यहां से निकाल लेंगे, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल 28% लिख दिया। अब निर्माण कैसे हुआ, दक्कन ट्रेप बेसाल्ट चट्टान, आपको पता है इसी के अपरदन अपक्षय से मिट्टी बराबर काली, गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी, साधारण काली, छिछली काली, ऐसा। फिर जलवायु बराबर सम जलवायु, और ब्रैकेट में लिख दिया बस फाहियान। इससे आपको याद आ जाएगा कि फाहियान ने, देखो फाहियान वर्ड से आपको याद आ जाएगा कि आपने कहीं ये पढ़ा है कि मालवा की जलवायु को फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। तो आपको वो चीज याद आ गई इससे। फसलें पूर्वी में अगर आप देखो तो गेहूं और सोयाबीन होता है, और पश्चिम में कपास और गेहूं का उत्पादन होता है। तो आपने पूर्व डैश पश्चिम ऐसा करके लिख दिया। नदियां में चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, और ब्रैकेट में लिख दिया कि ये पश्चिम में और ये अरब सागर में। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया सर्वाधिक नदी का उद्गम, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। फिर साइड हेडिंग बनाई यहाँ पर खनिज, फिर खनिज में आपने जिलों का नाम लिखा, ये लिखा। जनजाति में मुख्यतः भील और भगोरिया हाट लिख दिया। इसके बाद आप पूरी चीज लिख दोगे। कला संस्कृति में ये चीज होती है, आपने ये बता दिया। फिर उसके बाद अगर आप बात करो, इसको ऊपर ला लेती हूँ। अब आपने लास्ट में कुछ जो चीजें कभी कभी छूट जाती है, तो आपने उसके लिए क्या बना दिया, विशेष बना दिया। ठीक है, जिसमें आपने इतिहास की चीजें बता दी, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार ये अव्वल आ रहा है ये बता दिया, तो ये करंट अफेयर से जुड़ गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आ गया, ये बता दिया, तो ये डेटा से जुड़ गया। तो आपने देखा कि आपने इतनी सारी जो चीजें थी सबको साइड हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करा साइड हेडिंग में कन्वर्ट, वो जो अंडरलाइन कर रहे थे ना, जो मैंने बताया फर्स्ट रीडिंग में, तो वो अंडरलाइन ही, और जो लिख रहे थे आप पेंसिल से, वो वास्तव में आप साइड हेडिंग बना रहे थे।
और कीवर्ड्स निकाल निकाल कर जो आपने अंडरलाइन करे थे वो इसके अंदर लिख रहे थे। तो पेंसिल से आपको क्या करना है कि जो जो चीजें अवस्थिति पूछी है या जो जो चीजें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता है कि ये पूछा था, आपने उसको साइड हेडिंग बना लिया। सेकेंड रीडिंग में आपको जो इसके अंदर लिखना है वो मटेरियल आपने हाईलाइट करा और वो लिखा। फिर थर्ड में आप क्या करोगे, 2 कलर के पेन का यूज करके यह बनाओगे। अब आजू बाजू पेज आपका खाली है, वो आपको खाली ही रखना है टिल सिलेक्शन। क्यों? फिर से अगली बार या फिर से नया डेटा मिला तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा क्या? नहीं, नोट्स एक ही बार बनने हैं बेटा। अब आपके पास स्पेस बचा हुआ है, आप टेस्ट देते हो, आप आंसर राइटिंग करते हो, आपको कुछ नया कंटेंट लगता है, आपको ऐसा लगता है इसकी निष्कर्ष ये होना चाहिए, प्रस्तावना ये होना चाहिए, तो आप उसी में ऐड करते जाओ, उसी जगह में जहां आपने जगह छोड़ी है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स कलरफुल पेन से और ब्लैंक पेपर पे बनाने चाहिए। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट नोट्स और देखो। अब यहां पर मैंने बोला कि जैसे आप अभी ये नया आया है पंच महाभूत, है ना, ये जुड़ा हुआ है। तो अब देखो, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स में हमने ये दूसरे तरीके से बनाया, इस पूरे पेज को 2 खंड में बांट दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया पंच मतलब 5, महा मतलब महान और भूत मतलब जो अस्तित्व में है। केवल इतना कीवर्ड लिख दिया, इससे पूरी परिभाषा निकल कर सामने आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका डिटेल पढ़ा हुआ है। ये 3 वर्ड से हम यहाँ पर क्या हो गए, पूरी परिभाषा बताने में कैपेबल हो गए। फिर हमने बताया कौन कौन से हैं वो 5 तत्व, पवन, पानी, अगर आप देखें पृथ्वी, अग्नि और आकाश, पंचभूत के मेल से बना जगत का पास। अब हम यहाँ पर कोटेशन का यूज करेंगे अगर ये बड़ा आएगा तो, है ना, तो ये यहाँ पर हमने कोटेशन बना लिया। फिर उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार शरीर व ब्रह्मांड का निर्माण पंच महाभूत से मिलकर हुआ है, जिसमें ये 5 चीजें, फिर हमने ये बना दिया। फिर उसके बाद बताया कि इनमें संतुलन रखना जरूरी है, अगर ये 5 तत्वों में संतुलन नहीं हुआ तो त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई? अब फिर बताना है कि ये पंच तत्व जो है और उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले आपने बता दिया आकाश, इसके अंदर शब्द का गुण होता है, वायु शब्द और स्पर्श का होता है, अग्नि शब्द स्पर्श और रूप का होता है, जल शब्द स्पर्श रूप और रस होता है, पृथ्वी में क्या होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध होता है। अब कीवर्ड से बता दिया और उसके डिटेल को आपने यहाँ पर बता दिया। आपने सिर्फ इतने कीवर्ड लिखे हैं, आप पूरा विस्तार करने के कैपेबल हो जाओगे। तो यहाँ पर आपने मैपिंग का यूज नहीं किया, आपने कीवर्ड यूज। अब हिस्ट्री वाला है, जैसे इसमें चोल प्रशासन आ रहा है। हिस्ट्री में चोल प्रशासन में कई बारी आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे जो आपको याद रखने में टफ लगते हैं। तो अब देखना, आपने राजा के बारे में बताना है कि चोल प्रशासन में राजा के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो राज यहाँ पर कैसा था, राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, वंशानुगत था, राजा सर्वोच्च होता था, राजा व रानी की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाता था, अर्थात राजा को देवी तत्व धारण करने वाला बताया जाता था। और उसका उदाहरण आपने बता दिया बृहदेश्वर मंदिर। अब इतना कंटेंट मिल गया, अब आप देखो उसको सेंटेंस फॉर्म में कितना सारा लिख सकते हो। दूसरा, अगर अधिकारी तंत्र देखें तो वहां पर उच्च अधिकारी को पेरुंदरम, तो कीवर्ड लिख दिया बस, उच्च बराबर पेरुंदरम, निम्न बराबर सिरुंदरम। सलाह देने की व्यवस्था के लिए अगर व्यवस्था होती थी, ओले आदेश को लिपिबद्ध करता था, वो अधिकारी का नाम है। और वेतन भूखंड के रूप में दिया जाता था, तो वेतन डैश भूखंड, ये लिख दिया। फिर उसके बाद न्याय व्यवस्था बताया, धर्म भट्ट न्यायाधीश को कहते थे, धर्मासन सम्राट का न्याय करता था, दंड में जुर्माना मृत्यु दंड था, सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था और सुविकसित न्याय प्रणाली थी। कीवर्ड्स निकाले, लिख दिया, एक ही पेज में इतना सारा आ गया। सैन्य व्यवस्था में अगर बताओ, विशाल और स्थायी सेना, केवल कीवर्ड लिख दिया, शक्तिशाली नौसेना होती थी और उसको अंडरलाइन करा। फिर यहाँ पर बताया बल्लीगर धनुर्धारी को कहा जाता था, वलथ अंगरक्षक को कहा जाता था और बंगाल की खाड़ी चोलों की खाड़ी के रूप में हुआ करती थी, जो इनके नौसेना का यहाँ पर क्या था, उदाहरण था, समृद्ध। फिर उसके बाद में बाकी की चीज आपने बता दी। तो यहाँ पर मैंने एक और प्रकार का शॉर्ट नोट्स बताया, ये यूज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर देखो, जैसे अगर परिवार नया बना है, सेकेंड पेपर सेकेंड पार्ट में बिल्कुल नया जुड़ा है, तो इतना बड़ा टॉपिक केवल 2 पेज में निपट गया। परिवार वाले टॉपिक को जब आप पढ़ना जाते हो तो 4 या 5 पेज का टॉपिक है बेटा, ये इतने में हो गया। और इतनी जगह खाली भी है कि इन फ्यूचर कोई चीज मिलती है तो आप उसमें ऐड ऑन कर लोगे। जैसे आप बताते हो कि लैटिन भाषा में फेमुलस से बना है, जिसे ऐसे समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर दास हो। अब ये पहली बार बनाया हुआ है, तो हमने ऐसी चीज लिखी है कि ऐसा नहीं कि केवल एक कीवर्ड लिख दिया और आप भूल गए। आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर आप कभी भी
जो पढ़ा है वो चीज लिख पाए या आपको वो चीज याद आ जाए। कई बार शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि हमको ही समझ नहीं आते, लेकिन अगर इस प्रोसेस से बनाओगे तो पक्का समझ में आएंगे। शॉर्ट नोट्स आपको तब समझ नहीं आते हैं कि आपने जैसे आप इसको उठाया, आपने ये नहीं बनाया, लेकिन आप अब इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने बनाया ही नहीं ना। आपके दिमाग ने, आपके हाथ ने इसको अपना माना ही नहीं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स एक दिन की प्रोसेस नहीं होती बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ये मेहनत हो गई ना, फिर उसके बाद आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये बनाना जितना, मतलब बोल रही हूँ ना, मतलब ये जितना इजी यहाँ दिख रहा है ना, ये इतना इजी नहीं है। ये इतने से शब्दों में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ा है, पढ़ने के बाद में आपने सेकंड बार अंडरलाइन करा है, कीवर्ड्स निकाले हैं, साइड हेडिंग निकाली है, थर्ड बार में आपने उसके अंदर का कंटेंट निकाला है, और फोर्थ बार में वो क्या हुआ है, बना है। तो इतनी लंबी प्रोसेस है ना। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट तो तुमको डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर की चाहिए, है ना, या क्रीम पोस्ट चाहिए, या प्रशासन की सबसे उच्च पदों में से एक पदों पे जाना है आपको, तो मेहनत भी उच्च लेवल की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पकी पकाए मिल जाएगा। कोई शॉर्ट नोट्स का शॉर्टकट नहीं होता है ना। अगर आप बोलो कि जैसा नाम है शॉर्ट नोट्स वैसे ही शॉर्ट बनने की भी प्रक्रिया है, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट नोट्स बनने की प्रक्रिया सबसे टफ है, नोट्स बनाने से भी टफ है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि एक पिकासो था, उससे मतलब पेंटर है, आप सभी जानते हैं, उसने ना 2 मिनट में एक पेंटिंग बनाकर दे दी। शॉर्ट नोट्स, है ना, 2 मिनट में एक पेंटिंग बनाकर दे दी एक व्यक्ति को, महिला को। और वो महिला बोलती है कि ठीक है, जा रही हूँ। तो पिकासो से बोला कितना हुआ, बताओ पैसा। तो उसने कुछ डॉलर्स बताए। तो बोलता है यार, आपने 2 मिनट का टाइम दिया और आप उसके लिए मेरे से 100, 200, 300 डॉलर ले रही हो। 2 मिनट तो लगे आपको, वही शॉर्ट नोट्स 2 मिनट तो लग रहे हैं मैडम आपको लिखने में, है ना, और इतना ज्यादा पैसा क्यों? फिर पिकासो ने आंसर दिया कि मैडम, इस 2 मिनट को लाने के लिए मैंने मेरी जिंदगी के 40 साल दिए हैं, है ना। तो आपको 40 साल नहीं देना है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, क्योंकि आपकी एज निकल जाएगी। एटलीस्ट आप अपने 4 महीने तो देंगे, और 4 महीने के बाद जो शॉर्ट नोट्स निकल के बनेगा ना बेटा, वो फिर देखिएगा वो क्या होता है ना। और आप फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं रोओगे कि मेरे को आंसर राइटिंग नहीं बन रही, मेरे को मैम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये नहीं बन रहा, मेरे दिमाग में कंटेंट नहीं है। आपके पास कंटेंट भी आएगा, आपको निबंध लेखन भी बनेगा। बच्चे निबंध लेखन में कंटेंट नहीं ला पाते, पढ़ी कहाँ रहे वो जो कंटेंट आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखना है। इसके अलावा पेपर 5 के पूरे पूरे कोर्सेज के शॉर्ट नोट्स अगर आप देखो, तो मैं आंसर राइटिंग में आपको यही बताती हूँ, ठीक है। या फिर अगर निबंध अभ्यास महाक्रांति, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको निबंध तब बनेंगे जब आपका बेसिक क्लियर है ना। निबंध में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया है इस क्लास में। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है पेपर 5 और पेपर 6 फुल पढ़ना है विद शॉर्ट नोट्स, तो हमने अपने पेपर 5 पेपर 6 में शॉर्ट नोट्स, उसके साथ में आंसर राइटिंग, अभ्यास श्रृंखला, यहाँ पर सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। जैसे शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, सेम पेपर 5 और पेपर 6 को 20 पेज में कन्वर्ट करके रखा है ना। फोर्थ पेपर जो है, इस फोर्थ पेपर के जो नोट्स आपके पास में अवेलेबल है, ये नोट्स आपके सेल्फ नोट्स हैं, इसके साथ में क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप जिस किसी का भी लाभ लेना चाहते हो, आप रुचिधर्मन पाठशाला से ज्वाइन होकर या जुड़कर आप इस चीज का लाभ ले सकते हो। जैसे मैंने कहा ना बच्चों की, शॉर्ट नोट्स एक दिन का खेल नहीं है ना। और शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको ये कहूंगी, या एमपीपीएससी की तैयारी के लिए आपको ये कहूंगी कि ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो आपका धैर्य मांग रही है। ये धैर्य की परीक्षा है आपकी। तो अपने काम को आप अंत तक करो। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे ना बेटा, आप हताश होगे, आपको बीच में लगेगा यार क्या है यार, ये इतनी लंबी प्रोसेस थोड़ी ना होती है, फेंको, बहुत बोर हो गए आप। तो मेरा इस सेंटेंस को याद रखना कि अपने काम को अंत तक करो, है ना। और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा, उस दिन लोग तुम्हें देखकर शुरुआत करेंगे, याद रखना। और मैं यहां अंत का मतलब ये कर रही हूं कि जो आपने लक्ष्य बनाया है, आपने अगर लक्ष्य बनाया है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, उसके लिए मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो उस काम को अंत तक करो।
भले ही 4 महीने 4 साल लग जाए बेटा, और जिस दिन आपको पोस्ट मिलेगी, इस काम का अंत होगा, देखना आपकी इस सफलता को देखकर बाकी लोग शुरुआत करेंगे, वो उनका ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो ये मोटिवेशन हमेशा याद रखना, क्योंकि आप, मुझे पता है जो मैंने शॉर्ट नोट्स की प्रोसेस बताई है, वो प्रोसेस बहुत लेंथी है और आप हताश होंगे, आई नो, है ना? क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है बेटा। तो इस लंबी जर्नी में बस अपने आप को मोटिवेट रखें, सकारात्मक रखें। यदि आपको कहीं पर भी लगता है कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। पेपर 5 और पेपर 6 के लिए मैं आपको निश्चिंत रहने के लिए बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रही हूँ, वो सारा हमारे कोर्स में अवेलेबल है। जो मैं आंसर राइटिंग के पैटर्न्स बता रही हूँ, आप उन आंसर राइटिंग के पैटर्न्स को यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और हम हमेशा आंसर राइटिंग कर रहे हैं। नए, अभी जो बच्चे मेंस हैं, उनके लिए भी आंसर राइटिंग का नया प्रोग्राम आने वाला है। तो आप रुचि धर्मन पाठशाला पे बने रहें और अपने मेंस की और एमपीपीएससी की राह को आसान करते रहें। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स क्या, ये जो तरीका है, अगर हमें कुछ हेल्प कर सकता है, तो आप इसे ज़रूर अपनाएँ, अन्यथा सलाह तो फिर हम दे ही रहे हैं। धन्यवाद।